UP21 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। न रुकना है न थकना है, बस इसी लक्ष्य के साथ क्या कर रहे हैं भाई, हम प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 24 पर आ चुके हैं भाई। पीछे हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और आने वाली जो परीक्षाएँ मतलब चुनाव के बाद जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 प्रैक्टिस सेट 24 नंबर का एक। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। UPSSC लोअर प्री में 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। BR अम्बेडकर के बारे में हमें ध्यान रखना है भाई। भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर। पिछली क्लासों में बताया होगा मैंने। और यहाँ पर ध्यान रखना है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। KM मुंशी को लेकर अगर बात करेंगे भाई, KM मुंशी, तो KM मुंशी को लेकर आता है, इन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की थी 1950 में। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, इनके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत। और इस वन महोत्सव का अर्थ होता है भैया पेड़ों का त्योहार, पेड़ों का त्योहार। पेड़ों का त्योहार। अब ये मनाया कब जाता है भाई? जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता। पूछा जाता है वन महोत्सव कब मनाया जाता? जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? KM मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई 1950। वन महोत्सव का पेड़ों का त्यौहार, और ये जुलाई के कौन से सप्ताह में मनाया जाता है? प्रथम सप्ताह में। तो इसके संस्थानम बताए होंगे मैंने पिछली क्लासों में भी। वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष, वित्त आयोग के दूसरे अध्यक्ष कौन थे भाई? के संथानम। कौन थे भाई? के संथानम। तो तीसरा वाला जो हमारा आंसर बच जाता है, जिन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, किसके? BN राव के द्वारा। तो ये सारी बातें मतलब ऑप्शन से संबंधित तुम्हें ध्यान भी रखनी है, आगे रिवीजन भी होता चलेगा, बीच बीच में क्वेश्चन भी मिलेंगे तुम्हें देखने को। ये आएंगे भाई अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? 1886, 1951 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 1870, 1961, 1891 से 1956, 1889 से 1961। तो इनका जो जन्म हुआ था भाई 1891 में जन्म, और मृत्यु हुई थी 1956। जन्म को लेकर पूछा जाता कहाँ पर? महू, मध्य प्रदेश। MP में इनका जन्म हुआ था भाई। मृत्यु हुई थी इनकी नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। समाधि स्थल क्या है? चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर इनने एक अखबार की शुरुआत की थी, पूछा जाता है बहुत पेपर में। 1920 में इन्होंने एक अखबार की शुरुआत की थी जिसका नाम है मूक नायक। पूछा जाता है और GD में पूछा भी गया कि 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी।
तो इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। इनकी जन्म हुई थी 1891 महू MP, और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी 1956। और इन्हें ध्यान रखना है, 1990 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, भारत रत्न मिला है भाई, इन्हें ध्यान रखना 1990 में। तो इसका जो आंसर होगा हमारा C आंसर करेक्ट आंसर होगा। सही है भाई, ऐसे ही सारे करते चलेंगे क्वेश्चन बढ़िया से एकदम। अगला क्वेश्चन, फैयाज खान लताफ़त हुसैन दिनकर काकनी का संबंध हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से है? तो पीछे में प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ भी क्वेश्चन ये वाला। अब देखो यहाँ पर अगर पहले ऑप्शन की बात करें भाई, पटियाला घराने से मैंने दो नाम बताए होंगे तुम्हें बहुत बड़े। एक बड़े फतेह अली खान, बड़े फतेह अली खान का संबंध किससे भाई? पटियाला घराने से संबंधित है। एक नाम और बताया होगा मैंने, अली बख्श जनरल खान, अली बख्श जनरल खान का संबंध किससे भाई? पटियाला घराने से संबंधित है। तो ये दो नाम मैंने पीछे ही बताए, आज ही बताए, तो रिवीजन होता चलेगा भाई। फिर मैंने बताया था किराना घराने से बनाए थे मैंने, एक बताया था मैंने नाम अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान, और एक दो नाम और बताए होंगे मैंने, एक नाम बताया था अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल वाहिद खान का संबंध किससे है भाई? किराना घराने से। फिर मैंने एक बताया होगा गंगूबाई हंगल का संबंध भी किससे है? किराना घराने से, गंगूबाई हंगल, इनका भी संबंध किससे है? किराना घराने से। ग्वालियर घराने से दो नाम पीछे बताए होंगे, दो और ध्यान रखने, उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हस्सू खान का संबंध किससे है भाई? ग्वालियर घराने से। एक तो मैं नाम ध्यान रखना, उस्ताद हद्दू खान, उस्ताद हद्दू खान, इनका संबंध किससे है? ग्वालियर घराने से। लेकिन फैयाज खान लताफ़त हुसैन और दिनकर काकनी का संबंध किससे? आगरा घराने से है भाई। किससे? आगरा घराने। तो इसका जो आंसर होगा D होगा। तो सारे क्वेश्चन मतलब पीछे की जो बातें रिवीजन करते चलेंगे भाई, ध्यान रखना। आएंगे भाई अगला क्वेश्चन, देखो भाई, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? एक तरफ लोहेयस की खानें दे रखी हैं और एक तरफ क्षेत्र दे रखा है, कौन सी खान कहाँ पर देखने को मिलेगी? दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताए होंगे मैंने सारे हैं। मयूरभंज उड़ीसा में मिलेगी भाई। नोआमुंडी और ग्वास झारखंड में देखने को मिलेगी। कुंद्रेमुख और ये बाबा बूदान की पहाड़ी, यहाँ पर भी एक खान देखने को मिलेगी। ये तेलंगाना में नहीं है, तेलंगाना में देखेंगे तो एक नाम से मिलेगी, करीमनगर नाम से खान है यहाँ पर लोएस्ट, करीमनगर खदान, ये तेलंगाना में है। लेकिन ये जो दोनों खदानें हमें देखने को मिलेंगी, ये मिलेंगी कर्नाटक स्टेट में देखने को मिलती। तो इसका जो आंसर हमारा D वाला गलत, इसमें जो D वाला ऑप्शन था ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो पीछे मैंने ये तुम्हें व्याख्या में बताई होंगी सारी खदानें, ये क्वेश्चन लेके आया था मैं, वहाँ पर बताई होंगी मैंने सारी खदानें। तो एक तरीके से तुम्हारे पीछे वाले प्रैक्टिस सेटों का भी रिवीजन होते चलेगा भाई, 2-3 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में डालते चलेंगे पीछे के भी। अगला क्वेश्चन है, पंचायतन शैली किससे संबंधित है? दक्षिण भारत की एक नृत्य शैली, चित्रकला का एक रूप, मंदिर की वास्तुकला, टाउन प्लानिंग का एक तरीका। तो ये पंचायतन शैली जो है मंदिर निर्माण की एक शैली है भाई, पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली में 4 तो सहायक मंदिर होंगे किनारे पर, और बीच में क्या होगा? मुख्य मंदिर होगा। तो उसे बोला जाएगा भैया पंचायतन। पंचायतन मतलब इसमें 5 मंदिर होंगे, 4 तो सहायक मंदिर होंगे चारों कोने पर, और एक बीच में मुख्य मंदिर होगा। और पंचायतन शैली का एक उत्तर प्रदेश में एक मंदिर देखने को मिलता है भैया, गुप्त काल का एक मंदिर है भैया, गुप्त काल का दशावतार मंदिर, यूपी में देखने को मिलेगा, देवगढ़ में।
तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ गुप्तकाल का मंदिर देवगढ़, और ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर मिलेगा, ललितपुर में मिलेगा। और इस मंदिर निर्माण की शैली कौन सी है, पंचायतन। गुप्तकाल का मंदिर है, ये पूछा गया पेपर में, ध्यान रखना। तो पंचायतन शैली क्या है, मंदिर की एक वास्तुकला है। तो इसका जो आंसर हम देंगे, सी आंसर देंगे। क्या आंसर होगा भाई, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6, डैश डैश एक अत्यधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है। तो हैलोजन के बारे में बताया होगा मैंने, ये इनका मतलब आवर्त सारणी में ग्रुप भी बताया होगा, कौन से समूह में आते हैं और कितने होते हैं, ध्यान रखना। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन जो होता है वो होता है फ्लोरीन। कौन सा होता है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन का मैंने परमाणु क्रमांक भी बताया होगा, एटॉमिक नंबर 9 होता है भाई। तो ये पीछे का एक तरीके से तुम्हारा रिवीजन ही क्वेश्चन है ये। तो मतलब एक अत्यधिक अभिक्रियाशील हैलोजन, तो पीछे मैंने प्रैक्टिस सेटों में हैलोजन के बारे में बताया होगा, 5 तत्व प्राकृतिक और एक छठा एक कृत्रिम तत्व बताया होगा, छठा, जिसका नाम है टेरिसीन। तो 5 प्राकृतिक बताए होंगे, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा ये, और एक होगा एस्टेटीन। 5 ही होंगे प्राकृतिक और एक छठा होगा हमारा कृत्रिम, जिसको बोला जाएगा टेरिसीन। क्वेश्चन नंबर अगला देखो भाई, डैश डैश एक बैगनी रंग का ठोस हैलोजन है। ये सारे हैलोजन दे रखे हैं, ये पूछ रहा है कौन सा बैगनी रंग का ठोस हैलोजन है। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो बैगनी रंग का जो हैलोजन होता है भाई, वो होता है हमारा आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। और आयोडीन का मैंने पिछली क्लासों में परमाणु एटॉमिक नंबर भी बताया होगा। आयोडीन का बताया होगा, कितना होता है भाई, पिछली बार बताया होगा 53 होता है भैया। तो इसका जो आंसर हमारा सी आंसर है। तो ये तुम्हारा रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 14 देवताओं की पूजा है और जुलाई के महीने में मनाया जाता है। देखो एक क्वेश्चन तो यहीं मिल गया तुम्हें, जुलाई में मनाया जाता है कौन सा त्योहार है और जिसमें 14 देवताओं की सामूहिक पूजा शामिल है। कभी कभी ये पूछ लेता है भैया किस त्योहार में मतलब 14 देवताओं की पूजा होती है, वही पूछ लेता है भाई। या पूछता है कि खार्ची पूजा त्योहार में कितने देवताओं की पूजा होती है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आया नहीं। तो ये जो इसका संबंध जो है खर्ची पूजा से है। और खर्ची पूजा या खार्ची पूजा ये कहाँ का फेस्टिवल, हमें त्रिपुरा का फेस्टिवल देखने को मिलता है भाई, त्रिपुरा। बोनालू तेलंगाना का हम कई बार पढ़ चुके हैं, बोनालू, बथुकम्मा और मेदराम जत्रा। कल्पतरु उत्सव मैंने बताया होगा पश्चिम बंगाल का, 1 जनवरी को, मतलब जनवरी के महीने में मनाया था, 1 जनवरी को। गरिया पूजा का भी संबंध त्रिपुरा से है भाई, गरिया पूजा, गरिया पूजा। अब इसमें किसकी पूजा होती है पूछे जाता है अभी पेपर में, पशुधन, पशुधन और धन के देवता गरिया की पूजा होती है इसमें, पशुधन और धन के देवता, धन के देवता गरिया को पूजा जाता है भाई। पूछा जाएगा भाई कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें पशुधन और धन के देवता गरिया पूजा की, गरिया भगवान की पूजा की जाती है, तो आंसर होगा गरिया पूजा। अब देखो एक त्रिपुरा का और है भाई, त्रिपुरा के आदिवासियों का प्रमुख फेस्टिवल केर पूजा। तो ये हमें 3 पूजा यहाँ से ध्यान रखनी है त्रिपुरा से, एक हमें ध्यान रखनी है खार्ची पूजा और एक गरिया पूजा और केर पूजा। इनका संबंध सबका किससे है, त्रिपुरा राज्य से। तो ये 14 देवताओं से जो संबंधित है भाई ये पूजा से, वो है हमारा खर्ची पूजा, या जिसे खार्ची पूजा भी बोलते हैं। आएंगे वो अगला क्वेश्चन नंबर अगला, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2006 में कब पुनः खोला गया भाई, 2006 में खोल दिया गया, क्योंकि दोनों देशों की सरकार ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो एक तरीके से तुम्हारा रिवीजन ही क्वेश्चन है, पिछली क्लासों में बताया होगा मैंने, सिक्किम के दर्रे बताए होंगे, एक तो नाथुला बताया होगा और एक जैलिपला दर्रा। तो यहाँ पर किस दर्रे की बात की जा रही है, यहाँ पर नाथुला पास की बात की जा रही है, नाथुला। और एक सिक्किम में हमें देखने को मिलेगा जैलिपला दर्रा। पंगसन दर्रा ये तुम्हारा यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।
पंगसन दर्रा ये जोड़ता है भैया अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। पूछा गया कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करेगा, वो होगा पंगसन पास। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा हमारा एचपी में देखने को मिलेगा भाई, हिमाचल प्रदेश। और पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश किस दर्रे से होता है, तो सिपकीला पास से होता है। सतलज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है भैया? सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहलाता है भैया सिपकीला पास। और मैंने बताया हुआ पिछली क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार बोला जाता है यांग्याब दर्रा। देवसा दर्रा ये भी हमारा कहाँ देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। सिपकीला दर्रा, देवसा, और एक दर्रा यहाँ पर मिलेगा रोहतांग पास। एचपी का एक दर्रा यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा रोहतांग पास मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। एक तुम्हारा सिपकीला हो गया, एक तुम्हारा हो गया देवसा, एक हो गया बड़ा लाचाला। ये सारे पासेस कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। नाथुला जेलेबला सिक्किम में मिलेंगे। और अरुणाचल प्रदेश के मैंने पिछली बार बताए थे, अरुणाचल प्रदेश का एक पास और ध्यान रखना हमें, देहांग पास। पूछा जाएगा देहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर था हमारा ए आंसर करेक्ट था, नाथुला पास की बात की जा रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो मैंने बताया होगा पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया होगा, ज्ञानपीठ के बारे में सारी बातें बताई होंगी। एक तो अंग्रेजी भाषा के लिए मिलेगा भाई, अंग्रेजी भाषा, और 22 अन्य भाषाओं के लिए मिलेगा। तो कुल मिलाकर कितनी भाषाओं के लिए मिलेगा भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो यहाँ पर 23 भाषाओं के लिए मिलेगा। और मैंने बताया हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसकी स्थापना 1961 में शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी। और 65 में पहला अवार्ड दिया गया था। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और इसमें 11 लाख का नगद पुरस्कार मिलेगा, एक प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती कांस्य प्रतिमा दी जाती है। और बताया मैंने 2023 में ज्ञानपीठ 58 जो मिला भैया जगत गुरु रामभद्राचार्य, और मिला है कवि और उर्दू शायर किसे मिला है? गुलजार को मिला है 2023 के। ये सब बातें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो यहाँ पर ये कितनी भाषाओं के लिए मिलेगा? 23 के लिए मिलेगा। और CISF कांस्टेबल 2023 में ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा। आगे भी अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? अशोक चक्र वर्ग 1। देखो शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान हमारा कौन सा है? अशोक चक्र। लेकिन इसे कब स्थापित किया गया? 1952 में स्थापित किया गया। 1952 में स्थापित किया गया। अशोक चक्र वर्ग 1 के नाम से जाना जाता था पहले अशोक, और लेकिन 1967 में इसका नाम कर दिया गया अशोक चक्र। नाम कब बदला गया भाई? अशोक चक्र कब कर दिया गया? 1967 में कर दिया गया। अशोक चक्र कब कराया गया? 1967 में। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी नीरजा भनोट। पहले व्यक्ति मैंने बताया नर बहादुर सिंह थापा, बलजिंदर सिंह, सुहास विश्वास, ये पहले व्यक्ति थे। लेकिन महिला कौन सी थी अशोक चक्र पाने वाली? नीरजा भनोट। तो अशोक चक्र वर्ग 2 ये पुराना नाम था, लेकिन इसका जो नाम बदल कर दिया गया 67 में भैया कीर्ति चक्र। शांति के समय दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा भैया? कीर्ति चक्र। लेकिन 1967 में शौर्य चक्र किसका पुराना नाम था? शौर्य चक्र का पुराना नाम था अशोक वर्ग 3। तो ये वर्ग वाला जो सिस्टम है ये 1967 में हटा दिया गया। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। वर्ग अशोक चक्र वर्ग 1 का कर दिया अशोक चक्र, अशोक चक्र वर्ग 2 का कर दिया कीर्ति चक्र, अशोक चक्र वर्ग 3 का कर दिया हमने क्या कर दिया? शौर्य चक्र, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये तुम्हें ध्यान रखने, क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। तो कब नाम बदलेगा इनके? 1967 में बदले गए थे तीनों के नाम, तो ये ध्यान रखना है। और ये पैट में भी पूछा गया तुम्हारा, SSC CPO ने 2020 में भी पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। लक्षद्वीप के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस द्वीप पर महल
या जिसे माही भाषा कहा जाता है बोली जाती है भाई, यह प्रवाल द्वीप का एक उदाहरण है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यह 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है। महल भाषा लक्षद्वीप में बोले जिसे माही भी कहा जाता है। यह एक प्रवाल द्वारा निर्मित समुद्री जीव होता है। प्रवाल उसके द्वारा निर्मित एक द्वीप है। अब ये कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें? अरब सागर में मिलेगा। लक्षद्वीप कहाँ पर? अरब सागर में, अरब सागर। और इसकी जो लोकेशन वो होगी दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित प्रवाल द्वीप का न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। न्यूनतम नहीं है बल्कि ये अधिकतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम। कैसा भैया? अधिकतम। लेकिन महल भाषा ये बोली जाती है भैया कहाँ पर? मिनिकॉय द्वीप पर बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप पर बोली जाती है। कौन सी? महल या माही भाषा। और इसकी आधिकारिक भाषा पूछी जाती है भाई लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा तो हमारी देखने को मिलेगी मलयालम। पूछा जाता है भाई लक्षद्वीप की, बहुत बच्चे गलत कर जाते हैं। मलयालम, मलयालम। यहाँ का उच्च न्यायालय पूछा जाता है। केरल का और यहाँ का एक ही जगह भी देखने को मिलेगा, केरल का भी और लक्षद्वीप का। और वो हाई कोर्ट देखने को मिलेगा हमें कोच्चि में मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? कोच्चि में देखने को मिलेगा। तो ये 4 से 5 पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से अलग ध्यान रखने हैं। इसमें जो आंसर है हमारा सी वाला आंसर करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत थे। तो ये कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड तुम्हें ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इंद्रकोल, लद्दाख। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है भैया। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकोल कहाँ पर देखने को मिलेगा? लद्दाख। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, सही है, ये भी बात सही दे रखी हुई। कन्याकुमारी, मद्रास, तमिलनाडु। तमिलनाडु को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये भी सही है भाई। और ये कन्याकुमारी जो है जिसे कैप कैमोरिन कहा जाता है, तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिलेगा। और ये क्या है भाई? ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा भैया? कन्याकुमारी। और इसे 3 सागरों का संगम कहा जाता है। यहाँ पर 3 सागर मिलेंगे। एक तो हमारा हिंद महासागर मिलेगा, एक बंगाली खाड़ी मिलेगी और एक अरब सागर। लेकिन कच्छ का रण में नर्मदा नदी गिरती है नहीं, तो यहाँ पर ये वाली बात गलत थी भाई। कच्छ का रण में कौन सी नदी गिरती है? लूनी नदी, और जिसका उद्गम होता है अरावली पर्वत से। और ये भारत की एक मरुस्थलीय नदी है। पूछा जाता है भारत की मरुस्थलीय नदी किसे कहा जाता है भैया? लूनी नदी। नर्मदा नदी ये गिरेगी भैया खंबात की खाड़ी। कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरेगी। कौन सी? नर्मदा नदी। तो इसका जो आंसर डी वाला आंसर गलत है भाई। कौन सा आंसर? सुमेलित नहीं पूछा तो डी वाला गलत होगा। सही है भाई। आएंगे अगला क्वेश्चन नंबर अगला। परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के बारे में क्या सही नहीं है भाई? यह पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही दिया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। एक से अधिक बार भी मिल सकता है। 31 दिसंबर 2021 तक 25 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है। और एसएससी ने पूछ चुका है क्वेश्चन। तो ये 25 नहीं है बल्कि 21 लोगों को दिया जा चुका है। इसके पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृतियां छपी हैं भाई। जो इंद्र का जो वज्र है उसकी 4 प्रतिकृतियां अंकित है किस पर? परमवीर चक्र पर। इस पुरस्कार को 26 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया। 52 नहीं, 52 में तो हमने अशोक चक्र को स्थापित किया था, लेकिन यहाँ पर परमवीर चक्र की बात चल रही है तो 1950 हमें देखने को मिलेगा। परमवीर चक्र जो है भैया भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति भैया मेजर सोमनाथ के बारे में ध्यान रखो। मेजर सोमनाथ, जिनका संबंध कुमायूं रेजिमेंट से था। परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे मेजर सोमनाथ शर्मा भाई। पूछा जाता है
तो यहाँ पर हमें आंसर देना था भैया सी आंसर देना था। सी मतलब इसमें जो पूछा गया हमारा सही पूछा गया, मतलब सही पूछा गया, बाकी 3 गलत थे, 1 सही है। सही है, 14वें का क्वेश्चन नंबर का होगा आंसर सी सही है भाई। आएंगे अगला क्वेश्चन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 32, 1907, 1927, 1913। तो 1907 में हुई थी। कहाँ पर भाई? जमशेदपुर। कहाँ पर है ये प्लांट? जमशेदपुर। संस्थापक संस्थापक के बारे में पूछा जाता भैया। दोराब जी टाटा और एक जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा इनके द्वारा कब स्थापित किया गया? 1907 में स्थापित किया गया। तो इसका जो आंसर हमारा बी आंसर था। कहाँ पर है ये टिस्को? जमशेदपुर में। किस वर्ष स्थापित किया गया? 1907। किसके द्वारा? दोराबजी टाटा और जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया भाई। तो इसका जो आंसर बी आंसर है। तो इतने सारे हमें पॉइंट ध्यान रख देते भाई। आज के मतलब प्रैक्टिस सेट के 24 क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे ऐसे ही निरंतर तुम्हारी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। एक बार वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर भी करें और लाइक भी करें, और कोई सुझाव हो तो उसके लिए कमेंट भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।